हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर एंड एजुसेयर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एनसीईआरटी की 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड को पढ़ा था। आज हम लोग एनसीईआरटी का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ये चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के ही रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। जो भी टर्म है इसमें वो दोनों के लिए ही इंडिविजुअल रहेंगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल की। एनसीईआरटी में सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में बात की गई है। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी इंडिविजुअल की नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। ये लाइफ स्पैन 1 दिन से लेकर के 1000 ईयर तक भी हो सकती है, 100 साल तक भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ पीरियड का जो टाइम होता है वो लाइफ स्पैन कहलाता है। अब लाइफ स्पैन कोई किसी साइज़ पर डिपेंड नहीं करती कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, या किसी का साइज़ बड़ा है दिखने में तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा, या सेम है साइज़ में दो इंडिविजुअल या दो ऑर्गेनिज्म तो उनका लाइफ स्पैन बराबर इक्वल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ स्पैन सबका अपना अलग अलग है। सेकेंड इज लाइफ साइकिल। व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल में एग या लार्वा जब धीरे धीरे डेवलपमेंट करके एडल्ट में चेंज होता है तो उस डेवलपमेंट पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। कोई भी लार्वा डेवलपमेंट प्रोसेस करता हुआ आगे बढ़ता है और एडल्ट में चेंज होता है तो उसके जो ये बीच में प्रोसेस चलती हैं उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी अमर नहीं है। जो भी है यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी इंडिविजुअल है, सभी इमोर्टल नहीं है। यहाँ हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी इमोर्टल नहीं है लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेंगे, मान लीजिए अमीबा का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा आपने छोटी क्लासों में स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में भी है कि अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन यानी कि ये इसकी जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। अमीबा पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है जो कि आइडेंटिकल होते हैं। अब पेरेंट सेल डिवाइड कर रही है तो उसी की बॉडी है जो डिवाइड हो रही है 2 इंडिविजुअल बॉडी में, यानी पेरेंट सेल की डेथ तो हो रही है लेकिन उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, वो खुद ही डिवाइड होकर इंडिविजुअल सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। इसलिए बोल रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल, उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। लाइफ स्पान से संबंधित उसको समझने के लिए हम कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं जो कि एनसीईआरटीज़ में भी दिए गए हैं। उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है वो इसमें शो कराया गया है। सबसे पहले एलिफेंट की 60 to 17 ईयर्स, कहीं कहीं आपको 65 to 75 भी मिलेगा, नो इशू। रोज 35 ईयर्स, डॉग 10 to 13 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्री 5 to 6 ईयर्स, टोर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, क्रो का हो गया 15 ईयर्स, काउ 18 to 22 ईयर्स, पैरट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 25 to 30 ईयर, फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर इसकी 40 to 50 डेज, राइस प्लांट 3 to 7 मंथ, पीपल ट्री 2500 ईयर्स, बनियान ट्री 309 ईयर। इन एग्जाम्पल को आप देख करके ये समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए बनियान ट्री एंड पीपल ट्री देखने में सेम है लेकिन इनकी लाइफ स्पान में अंतर है। बनियान ट्री 309 ईयर्स एंड पीपल ट्री 25 ईयर इसकी लाइफ स्पान है। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, क्रो को ले लीजिए, क्रो एंड पैरट को ले लीजिए। पैरट की 140 ईयर है
एंड क्रो की 15 ईयर है। देखने में सेम लगते हैं साइज में, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में अंतर है। तो ये लाइफ स्पैन के बारे में हो गई। अब नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करेंगे आगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, यंग वंस को जन्म देना या प्रोजेनी बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ मैंने डेफिनेशन दी हुई है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. Similar is not identical because in case of sexual reproduction in crossing over. अब reproduction, there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. और हम पढ़ चुके हैं लास्ट 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में कि asexual reproduction mode of reproduction and sexual reproduction is the mode of reproduction. तो एसेक्सुअल के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हमने पढ़े हैं? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। बाइनरी फिजन का हम एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम आदि जानते हैं। रीजनरेशन भी हम जानते हैं कि लिजर्ड एंड स्टारफिश में होता है, एंड ट्रू रीजनरेशन प्लेलेरिया में होता है। फ्रेगमेंटेशन एल्गी एंड फंजाई में होता है फिलामेंटस के द्वारा, और बडिंग यीस्ट में एंड हाइड्रा में। तो ये हमने देखी हुई है। हम इसको समझने के लिए फिर से समझ सकते हैं। हमें यहाँ पे एक्चुअली बताना क्या है, ये देखिए अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है और ये 2 डॉटर सेल बन रही हैं। अब ये 2 डॉटर सेल आइडेंटिकल एक जैसी हैं, तो ऐसी जो आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। तो दीज आर क्लोन्स। ये इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका है और यही इनकी सेल डिवीज़न का भी तरीका है। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिप्रोडक्शन का तरीका भी, जैसे बाइनरी फिजन दिखाया हमने, यही इनमें सेल डिवीज़न का भी प्रोसेस है, जो कि इसका मतलब माइटोसिस का प्रोसेस भी इनमें यही है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ इक्वल, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इक्वल होता है टू सेल डिवीज़न। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से? अमीबा के अलावा तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो ऐसे ही इक्वल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हमने जैसे देखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स में अमीबा को, ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो है कोनिडिया। और नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास, इसमें होते हैं जूस्पोर्स। हाइड्रा में बडिंग इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्पंजीज में जिम्यूल्स होते हैं, इनको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जूस्पोरेंजिया, ये इसमें जूस्पोरेंजियम बन रहे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास में है। और ये कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कोनिडिया बन रहे हैं। ये पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और आगे देखिए, ये है जेम्यूल्स, ये स्पंजीज में ऐसे जेम्यूल्स बन जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश हुआ। देन हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसके पहले हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखना है कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, रनर ग्रास में रनर पाए जाते हैं। सकर्स का एग्जांपल हम मिंट के रूप में ले सकते हैं। राइजोम, बनाना एंड जिंजर ले सकते हैं। ऑफसेट में वाटर हाइकेंथ एंड पिस्टिया को ले सकते हैं। इसमें ऑफसेट बॉडी पाई जाती है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। अभी वाटर हाइकेंथ क्या है? इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मैंने देखिए साइड में ये डिनोट किया हुआ है, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों? ये क्या वाटर हाइकेंथ की क्या क्वालिटी होती है कि ये
वाटर की सारी ऑक्सीजन को पूरा खींच लेता है, जिससे उस वाटर की जो फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वे मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से वहाँ टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था। वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी इस प्लांट की वजह से। और इंडिया में ये क्यों लाया गया? इसका जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल होता है और इसकी जो लीफ है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, इसलिए इसको इंडिया में लाया गया था। नेक्स्ट, ट्यूबर पोटैटो में देखने को मिलता है। पोटैटो में ट्यूबर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक, बल्बिल, एगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये ब्रायोफिलम की लीफ। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, उस लीफ में लीफ की जो मार्जिन होती है, उस मार्जिन में नोचेस या नोट्स या बर्ड्स पाई जाती है, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे ही वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिट्टी के संपर्क में आती है, वैसे ही एडवेंटिशियस बर्ड से प्लांट बन जाता है और वो ग्रो कर जाता है नया। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में देखते हैं और स्पेशली ब्रायोफिलम के लिए भी हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हमारा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट फर्टिलाइजेशन ही होता है। फर्टिलाइजेशन इज द की इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, या जो हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसकी ये की इवेंट है। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दो प्रोसेस होती है, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के पहले की स्टेज और पोस्ट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। तो सबसे पहले हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। देयर आर 3 फेसेस। यहाँ 3 फेसेस होती हैं इन द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरली इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी 3 फेसेस होती हैं? यानी फर्टिलाइजेशन के समय को हम देखें तो 3 फेज से ऑर्गेनिज्म गुजरता है। सबसे पहले वेजिटेटिव या जुवेनाइल। वेजिटेटिव इसलिए बोलते हैं प्लांट्स में, जुवेनाइल एनिमल्स में बोलते हैं, एनिमल के केस में बोलते हैं। ये कैसी स्टेज होती है? ये ऐसी स्टेज होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को मैचुरेट कर रहा होता है, यानी मैच्योर कर रहा होता है, यानी मैचुरेशन की स्थिति होती है, वो उस स्थिति में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी मैच्योर पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव क्या है? ये मैच्योरिटी फॉर रिप्रोडक्शन, यहाँ पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म रेडी रहता है। नेक्स्ट है सेंसेंट। ये क्या है? ये ओल्ड स्टेज होती है, रिप्रोडक्शन के बाद की स्टेज, यानी कि अब जैसे एक एज आती है यंग वंस के बाद फिर एडल्ट में जाने की जो स्टेज धीरे धीरे आगे बढ़ती है एडल्ट के बाद की, वो होती है सेंसेंट स्टेज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट फ्लावरिंग, यानी कि प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, भाई रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन में होता क्या है? फ्लावरिंग होती है। तो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो किस तरीके से होती है? तो 3 तरीके से होती है, एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल। एनुअल मीन्स 1 ईयर वाले। 1 ईयर जब कोई प्लांट रहता है, पूरा सर्वाइव करता है और फिर उसमें एक ही बार फ्लावर आते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, उसको कहते हैं एनुअल। बायएनुअल यानी फ्लावरिंग एक ही बार होगी लेकिन 2 ईयर में, 2 ईयर उसकी लाइफ स्पैन होगी, 2 ईयर में एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होती है। और पेरेनियल मीन्स एवरग्रीन प्लांट, जो हमेशा हरे भरे से रहते हैं और हमेशा फ्लावरिंग देते हैं, वो पेरेनियल प्लांट कहलाते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन? बम्बू ट्रीज। बम्बू ट्री की जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 100 ईयर है और आफ्टर फ्लावरिंग इट विल डन, यानी फ्लावरिंग के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट नीलकरंजी। नीलकरंजी में 1 टाइम फ्लावरिंग होती है आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल के बाद इसमें एक बार फ्लावर्स आते हैं। इसके फ्लावर जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं और बिल्कुल ब्लू कलर की पैचेस जैसी दिखाई देती है पूरी वो प्लेस जहाँ पे ये फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैच्योरिटी इन मैमल्स फॉर रिप्रोडक्शन। मैमल्स में रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आती है, उसका
आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन के लिए आ गई है। तो देर आर टू साइकिल्स चलती हैं नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स के बीच में। नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स कौन आते हैं, लाइक डॉग, कैट, काऊ, डियर, रैट, टाइगर एट्सेट्रा। ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं, इनमें ओएस्ट्रस साइकिल चलती है। एंड जो प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप, ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो इन साइकिल्स के द्वारा इनकी मैच्योरिटी पता चलती है कि रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज, हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही लेकर के ज़्यादातर बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की पहले की स्टेज 2 प्रोसेस होती है उसमें, एक तो गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेट जो हैं वो एक प्रकार की हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब 2 गैमेट्स जब एक समान दिखते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स या होमोथेलिक कहते हैं। और जब 2 गैमेट अलग अलग यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं तो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं या हेट्रोथेलिक कहते हैं। ये डिफरेंट प्लांट में होंगे। तो जो हेट्रोथेलिक होंगे उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और जो होमोथेलिक होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इसी तरीके से आइसोगेमस एंड सिनगेमस होता है, एनाइसोगेमस होते हैं। आइसोगेमी कौन होते हैं, जिनमें सेम गैमेट्स दिखाई देंगे, और एनाइसोगेमी कौन होंगे, जिनमें सेम गैमेट्स नहीं होते हैं, गैमेट्स डिफरेंट, मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन के स्पर्म एंड एग, और आइसोगेमस में आप क्लेमाइडोमोनास को ले सकते हैं, उसके गैमेट्स सेम दिखते हैं। इसी तरीके से यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात करें तो एग्जाम्पल में हम पपाया ले सकते हैं, मस्टर्ड, पी को ले सकते हैं। और बाइसेक्सुअल में हम अर्थवर्म को ले सकते हैं, अर्थ एनिलिडा का एनिमल है। और यूनिसेक्सुअल में हम कॉकरोच को ले सकते हैं। अब गैमेट का फॉर्मेशन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। गैमेट के फॉर्मेशन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। हैप्लॉयड में सिंगल और डिप्लॉयड में डबल, 2n। तो गैमेट फॉर्मेशन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म थ्रू मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीडियम इज वाटर। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीडियम वाटर होता है, यानी गैमेट्स, मेल गैमेट्स वाटर में रिलीज होते हैं, वाटर के थ्रू आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। अब गैमेट ट्रांसफ़र, मेल एंड फीमेल गैमेट बनने के बाद दोनों फिजिकली फ्यूज़न करते हैं, और इस तरीके से गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ एल्गी और फंजाई एक्सेप्शन होते हैं जिनमें दोनों टाइप के गैमेट मोटाइल होते हैं। वैसे तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, लेकिन एल्गी एंड फंजाई में हम एक्सेप्शन में देखते हैं कि ये एक्सेप्शन है, इनके दोनों टाइप में गैमेट्स मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट को मूवमेंट के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए मैंने इन्हीं को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीडियम इज वाटर। इनमें जो मीडियम है मूवमेंट के लिए, मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए, वो वाटर है। और इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बता दिया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनने के बाद इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो फिर उनके जो डिप्लॉयड गैमेट्स हैं वो फ्यूज़न करते हैं, और फ्यूज़न करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद ऑफ स्प्रिंग। तो जाइगोट बनने के बाद की इवेंट जो होती है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब जाइगोट बनने के बाद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनता है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। फिर जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल या इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका आगे का डेवलपमेंट होगा। जैसे फंजाई और एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है। जाइगोट आपस में एक आसपास अपने चारों ओर एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और जिससे कि उसकी डैमेज से प्रोटेक्शन हो जाती है, और ये जर्मिनेशन के पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। इस तरीके से जाइगोट एक वाइटल लिंक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में एक वाइटल लिंक है जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक अच्छा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।